विद्यार्थी मित्रों, तो देखो हमने अभी तक पिछले जो क्लास है, पिछले क्लास में इकाई पहली अथवा इकाई दूसरी में के कुछ पार्ट देख लिए थे। तो आज हम भी इकाई जो दूसरी है, इकाई दूसरी में का पाठ क्रमांक 5 देखने जा रहे हैं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। अब ईमानदारी किस तरह से और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति किसी व्यक्ति की उदाहरण देते हुए यहाँ पर जो लेखक ने यह पाठ लिखा हुआ है। अब यह व्यक्ति दूसरा तीसरा कोई न होकर हमारे भारत देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो बेटे सुनील शास्त्री, इन्होंने अपने पिताजी को एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का उदाहरण देते हुए हमें यह पाठ लिखा हुआ। ईमानदारी कैसी होना चाहिए? एक देश का इतना बड़ा पद है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन ईमानदारी उनके रगों में भरी हुई थी और ईमानदारी के साथ वो क्या क्या कार्य कर रहे थे, ये जो सुनील शास्त्री है, ये सुनील शास्त्री ने अपने पिताजी का संस्मरण लिखा हुआ है, यादें लिखी हुई। और अपने पिताजी की यादें लिखते समय उन्होंने बहुत सही पिताजी के जो कार्य करने का तरीका क्या था, देश के प्रधानमंत्री फिर भी जो गवर्नमेंट की सुविधा है, जो अथवा सरकारी सुविधा को छोड़कर अपने जो खुद की परिवार को जो चाहिए वो अपने किस तरह से करते थे, यह बातें यहाँ पर बताइए। उसमें गाड़ी का उदाहरण दिया, घर का उदाहरण दे दिया, कपड़े का उदाहरण दे दिया, अथवा उनकी जो माँ है, इस माँ का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने पिताजी के संस्मरण, ये जो पाठ है, इस पाठ में लिखा हुआ। तो देखना है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति किस तरह से, अपने पिताजी ईमानदार किस तरह से थे, यह उन्होंने अपने पाठ में किस तरह से बताया, यह हमें आगे देख लेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेंगे कि ये जो सुनील शास्त्री का अल्प सा परिचय। देखो इनका जन्म हुआ सन 1950 में। मानो हमारे देश को आजादी मिलने के बाद कुछ दिन के बाद में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और परिचय, सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। अभी ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, यानी द्वितीय प्रधानमंत्री। अभी तुम लोगों को पता है फिर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बता सकते हैं तुम? सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन देश के जो द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके एक पुत्र है। और आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। देखो इन्होंने राजनीति में भी कुछ दिनों में उन्होंने राजनीति कर ली, लेकिन राजनीति के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे और लेखक भी थे। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। देखो यहाँ पर एक बात बताइए, इनको कविता लिखा तथा जो समाज में बदलाव लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, सामाजिक कार्य, इस सामाजिक कार्य में उन्हें बहुत लगाव है। और सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। देखो हमारे देश को आजादी मिलने के बाद समाज में क्या क्या बदलाव होना चाहिए, आर्थिक विकास किस तरह से होना चाहिए। एक तो हमारे देश पर करीब 150 साल अंग्रेजों ने अमल किया था, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत बिगड़ी हुई थी। फिर आर्थिक स्थिति का बदलाव लाने के लिए इन्होंने जो भी लिखान किया हमेशा पत्र पत्रिकाओं में छपता रहता है। इनकी प्रमुख कृतियां है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। देखो इन्होंने एक कृतियां लिखी, मेरे पिताजी यानी कौन, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने इनके बारे में एक किताब लिखा और ये किताब हिंदी में लिखा मानो उन्होंने, लेकिन उसका अंग्रेजी में भी क्या हुआ, अनुवाद हुआ। यह था लेखक का अल्प सा परिचय। लेकिन प्रस्तुत ये जो गद्य है और इस गद्य के माध्यम से उन्होंने अपने पिताजी की यादें, अपने पिताजी का संस्मरण किस तरह से लिखा है, ये देखो क्या बताया। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, हमें राजनीति है, राजनीति पर हमें किसी को बुरा कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में जो भी लोग राजनीति में थे वो कैसे थे, बहुत ईमानदार। जैसे हम महात्मा गांधी जी का नाम ले सकते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम ले सकते हैं, दादाभाई नौरोजी का नाम ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, अथवा पंडित जवाहरलाल नेहरू रहो, इनके जो पिताजी लाल बहादुर शास्त्री रहो। ऐसे जो व्यक्ति थे पुराने जमाने में, जो राजनीति में उन्होंने देश के लिए बदलाव लाने की कोशिश की है, ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी
दूसरी बात सादगी, उनका जीवन हमेशा साधारण रहता, सादगी के साथ जीवन जीते थे, सरलता, कभी किसी को बुराई नहीं, हमेशा एक सरलता। दूसरी बात कही है सच्चाई। देखो एक सबसे अच्छा उनमें एक गुण था, वो है सच्चाई। आज हम देखते हैं राजनीति में कभी कभी लोग बहुत झूठ भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री उनमें से नहीं, हमेशा उनकी सच्चाई, पर दुख कातरता। देखो पर दुख कातरता यानी दूसरों का दुख हो जाने के बाद हमें दुख होना, जैसे हम ये बात करें पर दुख सहिष्णुता, उसी तरह पर दुख कातरता, दूसरों के दुख में भी हमें क्या होना चाहिए, दुख होना चाहिए। आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। देखो उनके जो अच्छे अच्छे गुण थे, जैसे बताया ईमानदारी, सादगी, सरलता, पर दुख कातरता, ऐसे जो उनके गुण है, ऐसे गुणों को बड़े ही सही ढंग से इस पाठ में ये जो सुनील शास्त्री है, इस सुनील शास्त्री ने एक अच्छी तरह से हमें बताने की कोशिश की। देखो यहाँ अभी हमें देखना है ये जो पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, एक अपने पिताजी का संस्मरण, अपने पिताजी की यादें, अपने पिताजी की ईमानदारी, अपने पिताजी का जीवन जीने का तरीका किस तरह का था, लोगों के बारे में सहिष्णुता किस तरह की थी, सच्चाई किस तरह की थी, यह सही बातें इन्होंने इस पाठ में लिखी है। तो हमें देखना है ये जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, अपने पिताजी को उन्होंने ईमानदारी की प्रतिमूर्ति क्यों कहा, किस वजह से कहा, अथवा उनका कहने का अर्थ क्या था, तो हमें इस पाठ में देख लेना। देखो अब ये जो लेखक तो तुम्हारे समझ में आ गए, लेखक कौन है, सुनील शास्त्री, और वो किसका संस्मरण लिखते हैं, अपने पिताजी का। पिताजी कौन थे, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अब देखो जिस व्यक्ति का पिताजी देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा आज के जमाने की बात अगर हमने कर ली तो अभाव जो भी राजनीति में है, उनके बेटे कभी कोई चीजों का अभाव हो सकता है कि उन्हें कभी भी नहीं। और उसी तरह वो कहते मेरे पिताजी ईमानदार थे, सच्चाई के रास्तों पर चलने वाले थे, फिर भी हमें हमारे जीवन में कभी अभाव नहीं था। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर भी था वो एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी। देखो लेखक कह रहे जब उनकी मौत हो गई, जब तक वे जीवित थे तब तक हमारे कोई अभाव नहीं था। देखो आज भी देखो हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पिताजी। खुद अभावग्रस्त रहते हैं, लेकिन अपनी जो औलाद है, अपने जो पुत्र है, इनको सभी चीजों की जहां की वहां देने की कोशिश करते हैं। अपने पुत्र पर, अपने बेटी रहो, अपना बेटा रहो, उसे जो चीज चाहिए वो जरूर लाने की क्या करते, कोशिश करते। और उसी तरह यहाँ सुनील शास्त्री कह रहे कि मेरे पिताजी जब तक जीवित थे तब तक हमें किस बातों का अभाव नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी की मौत होने के बाद मैंने एक अभाव देखा। क्यों? क्योंकि मैं इतने बड़े पद पर मेरे पिताजी रहने के बावजूद भी मुझे बैंक में क्या करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। देखो फिर वो कह रहे कि जब मेरा जन्म हुआ, उससे पहले की बात करें, जब मेरा जन्म हुआ था तब वो उत्तर प्रदेश में क्या थे, एक पुलिस मंत्री थे अथवा एक डिफेंस मिनिस्टर थे। और उसी तरह वो कह रहे कि जब मेरा जन्म हुआ था तब उत्तर प्रदेश में वो पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। देखो फिर पहले ही कहा था गृह मंत्री। और आज हम जो भी है हमारा गृह मंत्री कहते हैं, लेकिन उस समय जो पुलिस मंत्री कहा जाता था गृह मंत्री को, और इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। देखो मेरे पिताजी एक मिनिस्टर है, एक मंत्री है, कोई भी बेटा की सोच बहुत बड़ी होती है। और उसी तरह ये जो सुनील शास्त्री यह भी सोचते थे कि हमारे पास ये छोटी नहीं, बहुत आलीशान गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी एक गृह मंत्री है, मिनिस्टर है, मंत्री है, और मंत्री के पास बड़ी आलीशान गाड़ी होना चाहिए। और बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वो थी इम्पला शेवरलेट। देखो जब वो कह रहे कि मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे अथवा पुलिस मंत्री थे, उस समय हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन जब मेरे पिताजी
देश के प्रधानमंत्री बने तो वहां पर गवर्नमेंट की जो हमारे संसद भवन है अथवा वहां की जो राजनीति है, देश का एक उच्च पद ग्रहण करने के बाद उन्हें जो इधर उधर जाने के लिए गाड़ी होती है वो थी, गाड़ी कौन सी थी? इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा ही जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। देखो बेटी की सोच क्या है, अपने पिताजी की गाड़ी लेकिन खुद की नहीं। कैसी थी वो गाड़ी? गवर्नमेंट की गाड़ी थी। और बेटा यह सोचता था सिर्फ उस गाड़ी को देखने के बाद मैं भी यह गाड़ी चलाऊं। और प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं। सच बात है, प्रधानमंत्री का लड़का है, कोई मामूली बात नहीं कहते। उसकी सोच भी गलत नहीं थी। जब तक उसके पिताजी प्रधानमंत्री थे तब तक वो गाड़ी उनके पास ही रहने वाली थी। और वही प्रधानमंत्री का लड़का सोच रहा था कि मैं मेरे पिताजी की गाड़ी चलाऊं। और प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिला था। देखो मैं हमेशा ऐसा सोचता था, सोचते सोचते विचार करते करते कि मैं मेरे पिताजी की इम्पला शेवरलेट ये गाड़ी चलाऊं। और एक दिन हमें क्या मिला? मौका मिला। जिस बात का हमें एक इंतजार था वही हमें क्या मिला? मौका मिला। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। देखो धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कोई सचिव होता है, उनका एक ड्राइवर होता है, उनके अंगरक्षक होते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री ऑर्डर देते हैं उसी तरह ये बेटा भी सोच रहा है कि धीरे धीरे मेरी हिम्मत भी बढ़ गई ऑर्डर देने की। और हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब, देखो मैं पहले कहा था सचिव साहब है, और बाबूजी का एक सचिव था, उन्हें मैं पहले ही कहा था कि सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, रेजिडेंस जहां प्रधानमंत्री का रहने का कमरा। देखो अभी ये जो लेकर गए, लेकिन ऑर्डर किसे दी थी? एक सचिव साहब को। अभी वास्तव में अगर सच हमने देखा तो उस लड़की का अधिकार था क्या सचिव साहब को ऑर्डर देने का? नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का बेटा है और उस प्रधानमंत्री के बेटे की बात को उस सचिव साहब को माननी ही पड़ेगी। और इसी तरह वो जो सचिव साहब और सचिव साहब को कह रहे, साहे साहब जरा ड्राइवर को कहिए ये जो गाड़ी है ये गाड़ी रेजिडेंस की ओर लेकर आई है। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। देखो नौकर आदमी है क्या आदेश अथवा ऑर्डर देने के बाद कितने मिनट में गाड़ी आ गई वहां पर? सिर्फ 2 मिनट में गाड़ी आ गई। अनिल भैया ने कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलो। देखो अनिल अभी ये जो सुनील शास्त्री के एक भाई है, मानो बड़े भाई भैया का है यहाँ पर, और अनिल भैया कहते मैं इसे नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। देखो ड्राइवर गाड़ी लेकर आ रहा था, घूमने के लिए ड्राइवर भी आ सकता था, लेकिन नहीं। ड्राइवर से चाबी मांगी और ड्राइवर से कहा तुम अभी क्या करो, आराम करो, हम अब थोड़ी देर में वापस आएंगे अथवा वापस आते हैं अभी ऐसा कहा। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। देखो प्रधानमंत्री की गाड़ी कोई मामूली गाड़ी हो सकती है क्या? और वो कह रहे गाड़ी हम ले चले, क्या शान की सवारी थी। आज भी जैसे हम बहुत महंगी गाड़ी है ना आज के जमाने में, हम देहात में रहते, हमारे छोटे छोटे गांव में इतनी महंगी गाड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत महंगी जैसे स्कोडा ऑडियो अथवा जो ठीक है, हमें किसी गाड़ी का नाम लेना भी नहीं है, हमारे हैसियत के हिसाब से हमने गाड़ी नाम लेना चाहिए। और उसी तरह वो जो 2 बेटे हैं प्रधानमंत्री के 2 बेटे, एक अनिल शास्त्री और दूसरा कौन, इस बात के लेकर सुनील शास्त्री। अभी अनिल शास्त्री ने पहले ही कहा था मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। और दोनों भाई सोच रहे क्या निशान सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। देखो याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिस समय लेकर करेंगे उस समय हमने जो सफर किया था और यादें दिख रहे थे, उसी यादों में उसका जो शरीर है उसमें झुरझुरी आने लगी थी, या शरीर को रोमांच खड़े हो रहे थे। लेकिन कह रहे कि जैसे कि हमें वो जो याद है, याद आने के बाद
हमें जो शरीर है, शरीर में झुरझुरी आती है, अचानक शरीर कांपता है, उसी तरह उस लड़के की अवस्था हो गई थी। और जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। देखो अब ये प्रधानमंत्री के 2 बेटे हैं सब, और ये प्रधानमंत्री की गाड़ी लेकर चले गए थे, और जिसके यहाँ चले गए थे खाना खाने के लिए मानो चले गए थे, बातें करते करते समय का ध्यान रहा क्या? नहीं रहा, देर हो चुकी थी। अब देखो देर होने के बाद इन दोनों की अवस्था क्या होगी। जैसे हम भी कभी खेलने के लिए आते, कभी बाहर किस काम के लिए चले गए और घर जाने के बाद देर हो गई, तो हम भी सोचते हैं पिताजी क्या कहेंगे, हमारे अम्मी जान क्या कहेंगी, बड़ा भाई क्या कहेगा, अथवा घर के जो बड़े सदस्य हमें डांटेंगे तो नहीं, इतनी देर कहाँ के चले गए थे। और उसी तरह ये जो दोनों भाई है, ये दोनों भाई भी वही सोच रहे थे कि अभी बातें करते करते देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। देखो उसी समय अचानक याद आया कि बाबूजी घर आए होंगे। हम घर में ज्यादा तो किससे डरते रहे? हमारे अम्मी से डरते या बाबूजी से? कोई लोग सही है, हम हमारे अम्मी का एक आदर करते हैं, आदरयुक्त डर रहता है अम्मी का, लेकिन पिताजी से बहुत ज्यादा डरते हैं। और उसी तरह यह व्यक्ति कोई छोटा व्यक्ति था क्या? नहीं, देश का प्रधानमंत्री है। और इस लेखक के याद आ गए, अचानक लेखक को याद आ गई कि पिताजी आ गए होंगे। वापस घर आया, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक। देखो फाटक जो गेट रहता है ना दूर का, वहां पहले ही गाड़ी रोक दी। क्यों? गाड़ी की आवाज से पिताजी को पता चलेगा कि इतनी देर कहाँ चले गए। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। देखो वहां का जो वॉचमैन है, हिदायत सूचना, हिदायत यानी क्या? सूचना। संतरी को हिदायत दे दी, वह सैल्यूट वाले नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। देखो वहां का जो वॉचमैन है अथवा जो गार्ड है, उसे एक सूचना दे दी कि हमें कोई सैल्यूट वाले नहीं चाहिए, धीरे से गेट खोल दो ताकि गेट की आवाज से पिताजी बाहर न आए। और वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ो। और देखो गेट का अगर आवाज आ गया तो उसे खुला ही रहने दो, बंद मत करो, क्योंकि दोबारा बंद करते समय उतना ही आवाज आएगा। अभी हमें डरते डरते घर जाना है, और डरते डरते घर जाते समय हम भी देखो मानो हमारे घर का जो दहलीज है और जो भी हम अचानक घर में जाते कोई आवाज ना आए, धीरे धीरे घर में आराम से चले जाते और चुपचाप एक अपनी जगह सोने की कोशिश करते। लेकिन चोरी तो पकड़ी ही जाती है ना, उसी तरह। और बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होती है, फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। देखो सैल्यूट वाला क्यों नहीं, अगर वो सैल्यूट खटपट करेगा, एक हाथ से सैल्यूट मारेगा, पैर जोर से पटक देगा, खटपट करेगा, फिर गेट की आवाज आएगी। और बाबूजी का तो डर था, इसीलिए फिर वो कहते ये बाबूजी को पता चलेगा हम कितनी देर से लौट आए हैं, हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा, और पिताजी को हम कितनी देर से आ गए ऐसा अंदाजा हो जाएगा। इसीलिए वो जो वॉचमैन था, वहां का जो गार्ड था, तो जो उसे संतरी कहा गया, वो उन्हें कहा था कि सैल्यूट वाल्यूट कुछ भी नहीं, अगर गेट खोलते समय उसकी आवाज आ गई तो खुला ही रहने दो, उसको बंद मत करो। अंदाजा हो जाएगा वे बेकार में पूछताछ करेंगे, और पिताजी बेकार में पूछताछ करेंगे कि इतनी देर कहाँ चले गए थे, किसके बाद चले गए थे, कौन सी गाड़ी लेकर चले गए थे, अभी समय क्या हुआ। तुम्हें समझ में आना चाहिए इतनी रात बाहर घूमना नहीं चाहिए, ऐसे अलग अलग बेकार पूछताछ करेंगे। और अभी बात ताजी है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका हो, तो अभी फिलहाल अभी तुरंत अगर हमें यह पता चला तो बात ताजी होगी, लेकिन सुबह तक थोड़ा धीरे धीरे। देखो हमें कोई भी बात है, अगर गुस्सा है हमें कुछ पल के लिए रोक लिया तो धीरे धीरे गुस्सा क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। और उसी तरह यह गर्मा गर्म नहीं होना चाहिए, बात ताजी थी, अगर इसी समय पिताजी को पता चला तो पिताजी हम पर पूरा गुस्सा उतार देंगे। अगर हमने सुबह तक की बात अलग हो सकती, सुबह तक उनका थोड़ा गुस्सा कम हो सकता है।
संतरी से जैसा कहा गया उसने किया, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। देखो दबे पैर पीछे जो घर, उनके जो रेसिडेंस है, मानो जो प्रधानमंत्री को रहने के लिए जो घर था, उसका जो किचन का पीछे का दरवाजा था, उस दरवाजे से अंदर दबे पैर धीरे धीरे अंदर घुसा। जाते ही अम्मी मिली। देखो अब अम्मी, मैं पहले कहा था अम्मी से हम इतना डरते नहीं। और जैसे ही हम दबे पर अंदर चला गया, जाती है हमें अम्मी मिली। पूछा बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं। देखो अभी अम्मी और बेटे का संवाद है। जिसका डर था वही हो रहा है अभी, मानो डरते डरते अंदर चले गए और पूछा बाबूजी आ गए? बाबूजी ने कुछ पूछा तो नहीं, प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो अम्मी क्या करी? देखो बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दी। देखो माँ का क्या, माँ के मन में कोई किसी के बारे में, देखो बेटा रहो बेटी रहो, माँ को दोनों कैसे होते रहे, एक समान होते। और माँ ने सीधा माँ कह रही है आ गए, हमें पूछा, मैंने सब कुछ बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी सुबह किसी को कमरे में मत दीजिए। जब आगे फिर हिम्मत नहीं हुई है बाबूजी ने क्या कहा, और बाबूजी हम पर गुस्सा करे या क्या कहा, हमें आगे पूछने की हिम्मत तक नहीं हुई। और माँ को सूचना दी सुबह देर तक मेरे कमरे में किसी को मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे हम देर से आ गए, हमारी नींद पूरी होने के लिए समय लगेगा, इसीलिए आपके माँ को सूचना देते हैं और कहते हैं कि सुबह देर तक हमारे कमरे में किसी को मत भेजिएगा। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। कोई भी है, अगर सोने के लिए हमें थोड़ी देर हो गई तो हम सुबह भी थोड़ा देर से उठ जाएंगे। और उसी तरह ये लेखक कह रहे कि रात भी सोने के लिए देर हो गई, रात देर हो चुकी है, सुबह भी थोड़ा देर हो गई। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटकाया। देखो जो नहीं होना था वही। लेकिन अम्मी को सूचना दी थी कि सुबह देर तक किसी को इधर मत भेजिएगा। लेकिन सुबह 5:30 पौने 6 बजे ही किसी ने दरवाजा खटकाया। पौने 6 5:30 तो समझे। और नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा देर रात को आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो। देखो हम भी अगर हम बहुत भरपूर नींद में है, अगर हमें किसी कोई जगह रहा है, हमें गुस्से में कहेंगे अबे सोने दे, बहुत देर हो चुकी है, मैं रात को देर से सो गया। और उसी तरह लेकिन अंदर से ये कहते हैं रात देर से आ गया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो। अब लेखक को पता नहीं था कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। लेखक को ऐसा लगा था कि कोई नौकर दरवाजा खटखट रहा होगा, लेकिन नहीं, दरवाजा कौन खटखटा रहा था? उनके पिताजी। ये आगे हम नहीं समझ में आएगा। सिर्फ वो इतना ही कह रहे थे कि रात देर से आया हूं, थोड़ी देर सोना चाहता हूं, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, जगह नहीं। देखो मैं पहले कहा था लेकिन ऐसा लगा कि कोई नौकर आया होगा चाय लेकर। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, फिर भी दरवाजे पर आवाज आ गई। झुंझला था, जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ। देखो वह जोर से चिल्ला भी सकता था, लेकिन वही नींद में आके बसते हुए बड़बड़ाते हुए किसके ओर बढ़ा? दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े थे। देखो जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कौन खड़े थे? बाबूजी खड़े थे। अब तुम सोचो, देश का एक प्रधानमंत्री, अभी क्या प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, अपने खुद के पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, तब हमारी नींद अपने आप चली जाएंगी, हमें दोबारा नींद लगेगी नहीं? अपने आप तो चली जाएगी ना नींद। जो अपने पिताजी को डरता है उसी के लिए। और बाबूजी खड़े, हमें कुछ न सूझा। अभी देखो लेखक को कुछ समझ में आ गया था कि क्या कहे और कुछ, और माफी मांगी। पिताजी से क्या कर दी? माफी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूं। देखो पिताजी को कहा माफ कीजिए पिताजी, मुझे लगा कोई नौकर होगा, बेध्यानी से मेरे समझ में नहीं आ गया, मेरे ध्यान में नहीं आ गया, इसीलिए मैं थोड़ा चिल्लाया। और बेध्यानी से अपने पिताजी की माफी मांगी। और
वे बोले कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। देखो पिताजी समझदार व्यक्ति की बातें भी समझदारी से ही होती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आओ हम लोग सभी साथ साथ क्या करते हैं, चाय पीते हैं, जल्दी नीचे आ जाओ और हम लोग सभी चाय पीते हैं। ऐसा पिताजी ने कहा और वो चले गए। अब लेकर सिर्फ इतना ही कहते, हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो, चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। देखो बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लिया और चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। और लेकिन अब क्या सोच रहे, देखो सोचा लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम पर है, उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। देखो अभी लेकर कह रहे कि अब पिताजी पूरी राम कहानी निकालेंगे। राम कहानी यानी एक रात में हम कहाँ चले गए थे, कितनी देर से घर लौटे, किसके वहां चले गए थे, पिताजी डांटेंगे। ऐसी जो पूरी कहानी पिताजी को मालूम होगी, लेकिन पिताजी ने उसके बारे में कोई अनुमान किया क्या, नहीं है, कोई तर्क तक नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया, न अपने बेटे को समझ में आने दिया कि मुझे सब कुछ तुम्हारी बातें पता है। और कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए। देखो अभी यह जो बात है, अम्मा ने हमारे बाहर जाने पर पर्दा डाल दिया और तुम्हारी अम्मी ने तो कहा था कि तुम लोग आ गए हो, लेकिन अभी तुम ही तुम्हारे मुंह से सच कह रहे हो कि बड़ी रात को बड़े देर से आ गए हो। कहां चले गए थे? देखो अपने पिताजी, एक देश का प्रधानमंत्री अपने बेटों को सवाल कर रहा है कि कहां चले गए। जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। देखो अभी लेकर क्या करेंगे, जवाब दे रहे नहीं बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर तो गए कैसे? अब देखो पिताजी को पता होता तो पिताजी इतनी बातें नहीं करते, लेकिन पिताजी कहते हैं कि ठीक है खाने चले गए, ये बात सच है, लेकिन गए कैसे? पैदल चले गए या साइकिल पर चले गए या स्कूटर पर चले गए? जब मैं आया तो फिर एक गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? जब मैं आया आ गया था तो फिर गाड़ी, उनकी प्राइवेट गाड़ी तो गेट पर खड़ी, फिर गए कैसे? तो अभी देखो यहाँ तो सच बात बताना पड़ी। ये जो फिएट है उनकी खुद की गाड़ी थी, और ये कौन सी गाड़ी लेकर चले गए थे? इंपाला शेवरलेट, यानी देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी लेकर चले। बोले ने कहना पड़ा हम इंपाला शेवरलेट लेकर गए थे। देखो सच कहना पड़ा पिताजी को, हम कौन सी गाड़ी लेकर चले गए थे? इंपाला शेवरलेट गाड़ी लेकर चले गए थे। बोले ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? तो कभी ओहो अच्छे से क्या आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? आप इतने बड़े हो गए। अब लेखक तो कुछ कह सकते थे क्या? नहीं है। फिर थोड़ी देर ये जो बाप बेटे का कुछ संभाषण किस तरह से चला। पिताजी ने अभी यहाँ देखो, ये जो गवर्नमेंट की गाड़ी थी, गवर्नमेंट की गाड़ी प्राइवेट काम के लिए लेकर चले गए। ईमानदारी यहाँ एक दिखाई देती है। फिर वो उनका जो सचिव है, उनके सचिव में से कुछ बातें कर रहे, किस लिए गाड़ी लेकर चले गए थे? निजी काम के लिए चले गए। किस तरह से चले गए? उस गाड़ी का उस दिन का खर्चा कितना हुआ, कितने किलोमीटर चले गए, ये निजी खर्चे में मेरे खर्च में डाल दो। ऐसी ईमानदारी। आगे क्या क्या हो रहा है ये हमें बाद में देख लेना है। तो ये जो हमारा वीडियो है इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी रुक रहे। तब तक के लिए नमस्कार।